एक रात करीम चाचा ने बिरयानी नहीं बनाई। चूल्हा ठंडा पड़ा था, बस उस छोटे से पुराने लकड़ी के संदूक को देख रहे थे जिसे वो हमेशा अपने सिरहाने रख कर सोते थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनकी आंखों के सामने 25 साल पुराना मंजर घूम रहा था। लखनऊ में उनका एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, नसीम किचन, जो उनकी पत्नी के नाम पर था। उनकी बिरयानी पूरे शहर में मशहूर थी। तो ये एक कहानी है मोहब्बत की, जज्बात की, जो कभी बयां ना हो सकी। तो आगे की कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। शहर के ऐन बीच जहां नई इमारतों की ऊंचाइयां आसमान से बातें करती, वहीं एक पुरानी तंग सी गली आगे जाकर बंद हो जाती। उस गली का कोई नाम नहीं था, लोग उसे बस अंधी गली कहते थे। दिन में भी यहाँ अंधेरा रहता था, लेकिन शाम होते ही यह गली एक अजीब सी रोशनी से जगमगा उठती। यह रोशनी किसी फैंसी लाइट की नहीं, बल्कि करीम चाचा के बिरयानी की डेग से उठती भाप और उनके चूल्हे की आंच की थी। करीम चाचा का ढाबा बस एक छोटा सा खोखा था, 2 बेंच एक टेबल के साथ। लेकिन उनकी बिरयानी की खुशबू ऐसी थी कि बड़े बड़े रेस्टोरेंट के शेफ भी जलन महसूस करते। यह सिर्फ बिरयानी नहीं थी, एक एहसास था, एक नशा था, जो एक बार खाता इसका गुलाम हो जाता। करीम चाचा 60-65 की उम्र के एक भले आदमी थे। चेहरे पर झुर्रियों का जाल, लेकिन आंखों में एक अजीब सी गहराई और सुकून था। वो बहुत कम बोलते थे, उनके हाथ ज्यादा बोलते थे। सुबह उठकर मसाले कूटना, गोश्त को दही और मसालों में रात भर के लिए मैरिनेट करना और फिर सुबह की नमाज के बाद डेग चूल्हे पर चढ़ाना, ये उनकी जिंदगी थी, उनकी इबादत थी। गली के आवारा कुत्ते भी करीम चाचा की डेग के पास ऐसे अदब से बैठते जैसे उन्हें पता था आखिरी में उनके हिस्से की हड्डियां और बोटी जरूर मिलेगी। पप्पू पनवाड़ी सामने की नुक्कड़ पर पान का आखिरी आशिक था। वो अक्सर कहता, करीम चाचा के हाथ में शिफा है और बिरयानी में लज्जत नहीं, मोहब्बत घुली है। एक दिन अंधी गली में एक ऐसी चीज दाखिल हुई जो वहां के माहौल से बिल्कुल अलग थी। एक चमचमाती काली मर्सिडीज जो गली में आधी ही घुस पाई और फंस गई। उनमें से एक आदमी उतरा, सफेद कपड़े, गले में सोने की मोटी चैन और आंखों पर काला चश्मा। उसके साथ 2 हट्टे कट्टे गुंडे भी थे। उस आदमी का नाम था शेर खान, शहर का जाना माना प्रॉपर्टी डीलर, जो जमीन के लिए किसी की भी जान ले सकता था। शेर खान ने नाक पर रुमाल रखा और नफरत से गली को देखा और उसकी नज़र करीम चाचा के ढाबे पर पड़ी, जहां लोग दीवानों की तरह बिरयानी खा रहे थे। ये है वो ढाबा? जी मालिक। गुंडों ने सर झुकाया। शेर खान आगे बढ़ा और टेबल पर हाथ मारा। ऐ बूढ़े, ये जगह बेचनी है? करीम चाचा ने धीरे से नजरें उठाई। उनकी आंखों में ना खौफ था, ना गुस्सा, बस एक अजीब सा ठहराव था। ये ढाबा नहीं है, घर है मेरा, और घर बेचे नहीं जाते। मैं इस गली को खरीद रहा हूं, यहां एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाऊंगा। शेर खान ने गुरूर से कहा, मुंह मांगी कीमत दूंगा, इस गली की और इस बिरयानी की। तुम कीमत नहीं दे सकते खान साहब, करीम चाचा ने उतने ही सुकून से जवाब दिया और फिर वो अपने काम में लग गए। शेर खान के अहंकार को ठेस लगी। तुझे पता नहीं मैं कौन हूं? रातों रात यहां से खोखा गायब हो जाएगा, और तू भी। इस धमकी पर पप्पू पनवाड़ी की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई। लेकिन करीम चाचा लगातार चावल का एक एक दाना ऐसे अलग कर रहे थे जैसे उन्होंने कुछ सुना ही ना हो। शेर खान ने गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चला गया। उस दिन के बाद अंधी गली का सुकून जैसे छिन गया। रोज शेर खान के गुंडे आते, कभी ग्राहक को धमकाते, कभी ढाबे का सामान इधर उधर फेंक देते। पप्पू पनवाड़ी रोज करीम चाचा को समझाता, चाचा मान जाओ, ये लोग ठीक नहीं हैं, जान है तो जहान है। शाम तो हद हो गई। 2 गुंडे आए, नशे में धुत होकर ग्राहकों से बदतमीजी करने लगे। एक ने तो आगे बढ़कर बिरयानी की गर्म डेग को पलटने की कोशिश की। इससे पहले कि वो कामयाब होता, गली के वो वफादार कुत्ते जो रोज करीम चाचा के हाथ से खाते थे, उस पर बुरी तरह भौंकते हुए झपट पड़े। शोर सुनकर पप्पू पनवाड़ी भी अपनी दुकान से डंडा निकल कर आ गया। खबरदार,
हिम्मत कैसे हुई चाचा को हाथ लगाने की? पप्पू की ललकार और कुत्ते के हमले से डरकर गुंडे भाग गए। मोहल्ले के लोग भी अपने दरवाजों से झांकने लगे। माहौल बिगड़ता देख दोनों गुंडे गालियां बकते हुए वहां से निकल गए। उस दिन पहली बार करीम चाचा की शांत आंखों में पप्पू के लिए सम्मान दिखा। पप्पू, कुछ कर्ज होते हैं जो जान देकर ही चुकाए जाते हैं। ये सुनकर पप्पू का सर चकरा जाता। कैसा कर्ज और किसका कर्ज? एक रात जब सारी गली सो चुकी थी, दो गुंडे चुपके से आए। उनका इरादा ढाबे को आग लगाने का था, लेकिन जैसे ही उन्होंने मिट्टी का तेल छिड़का, गली के सारे कुत्ते एक साथ जोर जोर से भौंकने लगे। शोर सुनकर लोग जाग गए और गुंडे दुम दबाकर भाग गए। अगले दिन मामला और गंभीर हो गया। शेर खान खुद आया। इस बार वो अकेला था। उसने करीम चाचा के पास आकर आवाज धीमी की, देखो चाचा, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। मुझे ये जगह नहीं चाहिए। मुझे बस वो चीज चाहिए जो तुम्हारे पास है। चाचा ने हैरानी से उसे देखा। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है खान साहब, मुझे पैसा नहीं चाहिए। शेर खान ने करीम चाचा के कान पे पास फुसफुसाते हुए कहा, मुझे तुम्हारे खास मसालों का वो संदूक चाहिए। ये सुनते ही करीम चाचा के हाथ पैर कांप गए। उनके चेहरे का सुकून पल भर में गायब हो गया। उनकी आंखों में एक पुराना दर्द, एक पुराना खौफ तैर गया। उन्होंने शेर खान को ऐसे देखा जैसे कोई भूत देख लिया हो। तुम्हें कैसे पता? उनकी आवाज में लड़खड़ाहट थी। मैं सब जानता हूँ करीम, सब कुछ। शेर खान मुस्कुराया। मैं भी वहीं था उस रात। कहानी में राह सब और गहरा हो चुका था। पप्पू पनवाड़ी जो पान की दुकान से ये सब सुन रहा था, बेचैन हो गया। वो कौन से मसाले, कौन सा संदूक और वो कौन सी रात थी? रात करीम चाचा ने बिरयानी नहीं बनाई। चूल्हा ठंडा पड़ा था। वो बस उस छोटे से पुराने लकड़ी के संदूक को देख रहे थे जिसे वो अपने सिरहाने रखकर सोते थे। उनकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उनकी आंखों के सामने 25 साल पुराना मंजर घूम रहा था। लखनऊ में उनका एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, नसीम्स किचन, जो उनकी स्वर्गीय पत्नी के नाम पर था। उनकी बिरयानी पूरे शहर में मशहूर थी। उनके पास एक जवान लालची लड़का काम करता था जिसका नाम था शेरू। शेरू उनकी बिरयानी के गुप्त मसालों का राज जानना चाहता था। करीम ने उसे हमेशा टाल दिया। बेटा, मसाला हाथों में होता है, डिब्बों में नहीं। एक रात रेस्टोरेंट में आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। उस हादसे में उनकी पत्नी नसीम भी उन्हें छोड़कर चली गई। करीम चाचा की दुनिया उजड़ गई। उन्हें लगा कि आग इत्तेफाक से लगी, लेकिन उन्हें बाद में पता चला कि शेरू उस रात रेस्टोरेंट में कुछ चुरा कर भागा था। उस दिन के बाद करीम चाचा ने लखनऊ छोड़ दिया और इस गुमनाम अंधी गली में आकर बस गए अपनी यादों के साथ। और आज 25 साल बाद वही शेरू शेर खान बनकर उनके सामने खड़ा था। करीम चाचा को समझ आ गया, शेर खान को जगह नहीं, वो संदूक चाहिए था। उसे लगता था कि उस संदूक में बिरयानी का जादुई मसाला है जिसे पाकर वो दुनिया का सबसे बड़ा बिरयानी किंग बन जाएगा। अगले दिन करीम चाचा के चेहरे पर पुराना सुकून लौट आया था, जैसे उन्होंने कोई बड़ा फैसला ले लिया हो। जब शेर खान आया, करीम चाचा ने उसे बुलाया। खान साहब, मैं तुम्हें संदूक दे दूंगा। शेर खान की आंखें चमक उठी। आखिर अक्ल ठिकाने आ गई। लेकिन मेरी एक शर्त है, करीम चाचा ने कहा। तुम्हें मेरे सामने यहीं इसी चूल्हे पर एक डेग बिरयानी पकानी होगी। अगर तुम्हारी बिरयानी में मेरी बिरयानी जैसी लज्जत और खुशबू आ गई तो ये संदूक तुम्हारा। शेर खान जोरों से हंसा। बूढ़े, सटिया गया है? मैं इतने बड़े होटल का मालिक हूँ, बिरयानी बनाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। ठीक है, तो कल शाम को तैयार रहना, पूरी गली के सामने मुकाबला होगा। पप्पू पनवाड़ी ने सिर पीट लिया। चाचा, क्या कर रहे हो? आप अपना हुनर, अपनी रोजी रोटी दांव पर लगा रहे हो। करीम चाचा मुस्कुराए। पप्पू, कभी कभी सच को सामने लाने के लिए आखिरी दांव खेलना पड़ता है। वो फिर भी बेचैन था। लेकिन चाचा, वो आदमी धोखेबाज है। अगर कोई चाल चल गया तो आपकी बरसों की इज्जत। करीम चाचा ने पप्पू के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आवाज में एक ठहराव था। पप्पू, ये लड़ाई अब ढाबे या बिरयानी की नहीं रही, ये लड़ाई उसूलों की है।
ये लड़ाई मेरी नसीम की विरासत की है। वो कहती थी कि बिरयानी का हर दाना पकाने वाले के दिल का हाल बताता है। शेर खान ने मेरी रेसिपी चुराई, मेरा सब कुछ छीनने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे हाथ का हुनर और दिल की मोहब्बत नहीं छीन सकता। कल पूरी गली देखेगी कि दौलत का गुरूर जीतता है या मोहब्बत और मेहनत की सच्चाई। मुझे ये सिर्फ अपने लिए नहीं, अपनी नसीम की याद के लिए करना है। ये संदूक उसे सौंपने से पहले मैं दुनिया को इसका असली मतलब बताना चाहता हूँ। इस बात से पप्पू को निशब्द कर दिया। उसने समझ लिया कि यह मुकाबला एक बूढ़े बावर्ची और एक अमीर आदमी के बीच नहीं, बल्कि दो विचारधाराओं के बीच है। अगले दिन शाम को अंधी गली में जैसे मेला लग गया था। पूरा मोहल्ला जमा था। एक तरफ करीम चाचा थे अपने सादे कपड़ों में बिल्कुल शांत, दूसरी तरफ शेर खान था अपने महंगे कपड़ों में गुरूर से भरा हुआ। उसने अपने साथ दुनिया के सबसे महंगे चावल, बेहतरीन केसर और ना जाने कहां कहां से लाए मसाले रखे थे। दोनों ने अपनी अपनी डेगे चूल्हे पर चढ़ाई। शेर खान हर चीज नाप तोल कर परफेक्ट अंदाज में डाल रहा था। वह ऐसी शान दिखा रहा था जैसे कोई वैज्ञानिक प्रयोग कर रहा हो। दूसरी तरफ करीम चाचा थे, वह हर चीज़ अंदाजे से डाल रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। जब उन्होंने डेग में मसाले डाले तो उन्होंने वो संदूक खोला। शेर खान की नज़रें उस पर चिपक गईं। करीम चाचा ने संदूक में हाथ डाला और एक मुट्ठी मसाला निकालकर डेग में डाल दिया और डेग को दम पर लगा दिया। 1 घंटे बाद दोनों की बिरयानी तैयार हो गई थी। पहले शेर खान ने अपनी डेग का ढक्कन खोला। एक ज़बरदस्त खुशबू का झोंका आया। केसर और मसालों की तेज महक, चावल एक एक दाना अलग था और चमक रहा था। देखने में वो बिरयानी लाजवाब थी। शेर खान ने गुरूर से एक प्लेट निकाली और सबके सामने रख दी। लोगों ने खाया। सब ने कहा, वाह, बहुत अच्छी है, बिल्कुल 5 स्टार जैसी। लेकिन उनकी आंखों में वो दीवानगी नहीं थी जो करीम चाचा की बिरयानी खा कर आती थी। फिर करीम चाचा ने अपनी डेग का ढक्कन खोला। वहाँ केसर की नहीं बल्कि एक सौंधी रूहानी खुशबू फैली। वो खुशबू जो दिल में उतर जाती थी। उनकी बिरयानी देखने में बिल्कुल सादी थी, रंग भी हल्का था। उन्होंने प्लेटें निकाली और लोगों को दी। जैसे ही लोगों ने पहला निवाला मुंह में रखा, उनकी आंखें बंद हो गईं। चेहरों पर एक अजीब सा सुकून छा गया। वो सिर्फ स्वाद नहीं था, वो एक एहसास था, एक याद थी। पप्पू पनवाड़ी निवाला खाते ही रोना शुरू कर दिया। हाय, अम्मी की याद आ गई, उसने सिसकते हुए कहा। शेर खान हैरान था। उसने गुस्से में करीम चाचा की बिरयानी की एक प्लेट उठाई और खाई। जैसे ही उसने खाया वो ठिठक गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। इसमें वही जादू था, वही स्वाद था जो 25 साल पहले नसीम्स किचन में की बिरयानी में हुआ करता था। ये कैसे मुमकिन था? वो चीखा, ये नहीं हो सकता। तुमने ज़रूर उस संदूक से कोई जादुई मसाला डाला है। दिखाओ, मुझे वो संदूक दिखाओ। उसने झटके से करीम चाचा के हाथ से वो संदूक छीन लिया और उसे ज़मीन पर पटक दिया। लेकिन उस संदूक से मसालों की धूल नहीं उड़ी। उस संदूक से कुछ सूखे हुए फूल गिरे। एक पुरानी पीली पड़ी हुई तस्वीर गिरी जिसमें करीम चाचा अपनी पत्नी नसीम के साथ हंस रहे थे, और कुछ पुराने खत गिरे। पूरी गली में सन्नाटा छा गया। करीम चाचा ने झुककर वो तस्वीर उठाई और उसे अपने सीने से लगा लिया। उन्होंने नम आंखों से शेर खान को देखा। तुम इस संदूक में मसाला ढूंढ रहे थे शेरू? उनकी आवाज़ में दर्द नहीं, एक स्नेह था। इसमें मेरी नसीम की यादें हैं, उसकी तस्वीर है, उसके दिए हुए फूल हैं। तो मसाला तुमने डेग में डाला? शेर खान ने हकलाते हुए पूछा। करीम चाचा मुस्कुराए। वो तो बस थोड़ी सी लौंग, सौंफ, इलायची थी। असली मसाला तो मैं उस संदूक को देखकर अपनी नसीम की याद करके डालता हूँ। करीम चाचा ने कहा, तुमने मेरी रेसिपी चुरा ली थी शेरू। तुमने सोचा मसालों से बिरयानी बनती है। बिरयानी मसालों से नहीं बनती, मोहब्बत से बनती है, शिद्दत से बनती है, यादों से बनती है। जिस दिन मैं अपनी नसीम को याद नहीं करता, मेरी बिरयानी में वो स्वाद नहीं आता। मेरा गुप्त मसाला ये संदूक नहीं, मेरी मोहब्बत है, और ये ऐसी चीज़ है जो तुम चुरा नहीं सकते। शेर खान बुत बना खड़ा था। उसकी सारी हेकड़ी, सारा गुरूर उसी अंधी गली के अंधेरे में खो गया।
उसे आज समझ आया कि 25 साल एक झूठ के पीछे भागता रहा। वो इज्जत, वो शोहरत, वो स्वाद वो पाना चाहता था, वो किसी डिब्बे में नहीं बल्कि दिल में थी। वह खामोशी से पीछे मुड़ा और अपनी चमचमाती गाड़ी में बैठकर हमेशा के लिए उस गली से चला गया। उस रात के बाद अंधी गली में कभी अंधेरा नहीं हुआ। करीम चाचा की बिरयानी की खुशबू अब और ज़्यादा फैलने लगी थी। लोग अब सिर्फ बिरयानी खाने नहीं बल्कि करीम चाचा से मोहब्बत का वो अनोखा किस्सा सुनने आते थे। ढाबा भी वहीं था, छोटा था, लेकिन उसकी शान बड़े बड़े महलों से ज़्यादा थी। करीम चाचा अब भी सुबह उठते, मसाले पीसते और डेग चढ़ाने से पहले उस पुराने संदूक को खोलकर एक पल के लिए अपनी नसीम को याद करते और फिर एक मुट्ठी मोहब्बत अपनी बिरयानी में डाल देते और उनकी बिरयानी हर रोज़ पहले से ज़्यादा मज़ेदार हो जाती। कहानी तो यहीं तक थी, लेकिन जज्बात अभी जिंदा हैं। अगर आप भी इस कहानी में कहीं ना कहीं खुद को महसूस कर पाए तो एक लाइक ज़रूर करिएगा। अपने दोस्तों के साथ शेयर करके किसी और तक यह एहसास पहुंचाइएगा। और हाँ, ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए जज्बात के साथ, एक नए किरदार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।